नमस्कार बच्चों, मैं विवेश कुमार आप लोगों के लिए फिर से एक नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट हुआ हूँ आपके साथ। बायोलॉजी का जो एक नया चैप्टर है जिसको हम चालू करने जा रहे हैं, उस चैप्टर का नाम है बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इस चैप्टर का नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मानव जनन। मानव जनन, मानव जनन को आज हम चालू करने जा रहे हैं। एक चीज़, छोटी सी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है, उसको बताना चाहूँगा कि आपके टोटल सिलेबस में से 30% सिलेबस लेस है। ठीक है, ध्यान रखना। उस 30% में जो लेस है वो आपका जो पहला वाला चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन, उस चैप्टर को हटा दिया गया है। दूसरा चैप्टर बात की जाए तो आपका जितना भी इकोसिस्टम वाला मैटर है तो इकोसिस्टम वाला हटा दिया है। तीसरी बात की जाए तो जो मधुमक्खी पालन वगैरह चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हटाया गया है। खैर, उन चीज़ों पे हमें इतना फोकस नहीं देना है। बाकी गवर्नमेंट का जो भी नियम आएगा, जो भी रूल्स होगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, हम उसी अनुसार चलेंगे। बट प्रेजेंट में जो है जिसको नहीं हटाया गया है, जो हमारे संज्ञान में है कि सर इसको नहीं हटाया जाएगा, हटाया ही नहीं जाएगा, और जो 70% में इंक्लूड है उसको हमें इस वीडियो के अंदर पढ़ना है और अच्छे से देखना भी है, उसमें लापरवाही नहीं देखनी है। तो वो कौन से चैप्टर हैं, वो क्या है आज का, तो ये है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपको बता दिया जाए कि आप सब जानते हो कि देखो बच्चों, ह्यूमन का मतलब होता है मानव। मानव, और मानव क्या होता है? मानव होता है स्त्री, मानव होता है पुरुष। मानव स्त्री भी होता है और मानव पुरुष भी होता है। रिप्रोडक्शन से अगर हम आ जाएं तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन, और जनन का मतलब होता है निर्माण करना। निर्माण करना, जनन का मतलब होता है निर्माण करना, और मानव का मतलब होता है स्त्री और पुरुष, अर्थात स्त्री और पुरुष के संयोग से, स्त्री और पुरुष के संयोग से किसी नई स्त्री या नए पुरुष का क्या होना चाहिए? निर्माण होना चाहिए। अर्थात किसी स्त्री और पुरुष के संयोग से किसी स्त्री और पुरुष का निर्माण ही क्या कहलाता है? मानव जनन कहलाता है। मानव जनन कहलाता है, या कह सकते हैं कि पुरुष के अंदर पाई जाने वाली एक ऐसी कैपेसिटी जिसके द्वारा वह अपनी आने वाली पीढ़ी का निर्माण कर सकता है या अपनी जैसी संतान को उत्पन्न कर सकता है, तो उसके संतान को उत्पन्न करने की जो कैपेसिटी होगी उस कैपेसिटी को ही कह दिया जाता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। दूसरी चीज़ आपको और बता दी जाए कि सर यहाँ पर स्त्री और पुरुष का मिलन हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है केवल स्त्री और पुरुष से ही किसी नए स्त्री पुरुष का निर्माण हो जाए। इनके मिलने में बहुत सारी घटनाएं घटित होती हैं। तो कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं, कौन कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ता है, हमें उन सारी चीज़ों पर फोकस करना है। सबसे पहले आपको बता दिया जाए बच्चों कि स्त्री और पुरुष, इन दोनों को अलग करने के लिए इनमें विशेष प्रकार के सेक्स पाए जाते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार के सेक्स पाए जाते हैं, अर्थात विशेष प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। इस कारण से ये स्त्रीलिंग हो जाती है और ये पुल्लिंग हो जाता है। जो स्त्रीलिंग है उस स्त्री के अंदर जो विशेष प्रकार के सेक्स हैं कि साहब ये इनका स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग है तो क्यों है? क्योंकि स्त्री के अंदर पाई जाती है, कह सकते हैं स्त्री के अंदर पाए जाते हैं मादा जनन अंग। और पुरुष की बात की जाए तो पुरुष के अंदर पाए जाते हैं पुरुष जनन अंग। दो चीजें हो गई। ठीक है साहब, स्त्री के अंदर मादा जनन अंग है और पुरुष के अंदर पुरुष जनन अंग हैं, और यही कारण है कि स्त्री और मादा एक दूसरे से सेपरेट हैं, एक दूसरे से डिफरेंट हैं। यही है इसमें अंतर। दूसरी चीज आपको और बता दी जाए इसके साथ साथ कि मादा जनन अंग है, तो लेकिन मादा जनन अंग के साथ सबसे प्रमुख ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो स्त्री को मादा और पुरुष को पुरुष बनाता है या नर बनाता है? ये भी कह सकते हो, इसको नर जनन अंग भी कहा जा सकता है, पुरुष जनन अंग को। तो मादा जनन अंग को क्या कहा जाएगा यहाँ पर?
तो मादा जनन अंग के रूप में सबसे प्रमुख रूप से जो पाई जाती है वो होती है साहब ओवेरी। ओवेरी पाई जाती है। और इसके स्थान पर जो पुरुष है, उस पुरुष के अंदर जो चीज़ पाई जाती है वो पाई जाती है बेटा टेस्टिस। वो पाए जाते हैं टेस्टिस। कोई बात नहीं, टेस्टिस हो गए, ओवेरी हो गए। अब ओवेरी के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? ओवेरी के अंदर फॉर्मेशन होता है बेटा ओवा का, ठीक है। और टेस्टिस के अंदर किसका फॉर्मेशन होता है? तो टेस्टिस के अंदर फॉर्मेशन होता है बेटा स्पर्म का। स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसके अंदर ओवा का फॉर्मेशन होता है। ओवा को कह दिया जाता है कि यह है मादा युग्मक, मादा युग्मक, या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये है फीमेल गैमीट। ये है फीमेल गैमीट। स्पर्म को इसी प्रकार से कह दिया जाएगा, ये है साहब नर युग्मक। और इसको अंग्रेजी में बोला जाए तो इसको कहा जाता है बेटा, इसको फीमेल गैमीट कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेल गैमीट। मेल गैमीट ध्यान रखना। अब ओवेरी के अंदर ओवा का हो रहा है फॉर्मेशन, तो ओवा का फॉर्मेशन हो रहा है, उन ओवा को कहा जा रहा है फीमेल गैमीट। इन ओवा के निर्माण की जो क्रिया होगी वो निर्माण की क्रिया कहलाती है बच्चों ऊजेनेसिस। ऊजेनेसिस, इन सारी चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया कहलाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रक्रिया को स्पर्मेटोजेनेसिस कहा गया और ओवा के निर्माण की प्रक्रिया को ऊजेनेसिस कहा गया। अब ऊजेनेसिस क्रिया के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो गया? ओवा का। और स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा किसका फॉर्मेशन हो गया? स्पर्म का। अब कहानी है इस स्पर्म और ओवा के बीच की। स्पर्म और ओवा के बीच की कहानी है, तो यहाँ पर हम ले आते हैं साहब, ये है स्पर्म और ये है ओवा, ठीक है। ये स्पर्म है, ये ओवा है, और ये स्पर्म जो है वो किसके अंदर है? वो है पुरुष के अंदर। और ओवा है, वो ओवा किसके अंदर है? वो है मादा के अंदर, या फिर कह सकते हो स्त्री के अंदर, ठीक है। अब देखते हैं जो स्पर्म है वो स्पर्म इसके पास जब जाएगा तब कहते हैं कि साहब इन दोनों के बीच हो रहा है मिलन, ठीक है। तो स्पर्म जब इस ओवा के पास जाएगा तो ओवा भी थोड़ा सा खिसक करके इसके पास आएगा, और जब इसके पास आएगा तो यहाँ पर इन दोनों का हो जाएगा मिलन, और इनके मिलने की क्रिया से एक राउंड संरचना का फॉर्मेशन होता है। उस संरचना को कह दिया जाता है बच्चों जाइगोट। और इस जाइगोट के निर्माण की जो क्रिया होगी या स्पर्म और ओवा के मिलने की प्रक्रिया होगी, तो उस प्रक्रिया को कह देते हैं बच्चों फर्टिलाइजेशन। इसको मैं कई दिनों से हर चीज़ में पढ़ाता जा रहा हूँ, शायद 85 बार इस फर्टिलाइजेशन को मैंने रिपीट किया होगा। फर्टिलाइजेशन हिंदी में बात करें तो इसको कहा जाता है निषेचन। निषेचन कहा जाता है हिंदी में बात करें तो, कोई दिक्कत नहीं। फर्टिलाइजेशन की क्रिया के पश्चात किसका फॉर्मेशन हो गया? ओवा का। ये ओवा ही आगे जाकर के एम्ब्रियो में फॉर्मेट हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, एम्ब्रियो में चेंज हो जाता है, और एम्ब्रियो से फॉर्मेशन हो जाता है किसी भी नवजात शिशु का। और ये शिशु कह सकते हैं गर्ल भी हो सकती है और वाई भी हो सकता है, और ये गर्ल वाई ही आगे जाकर के स्त्री और पुरुष के रूप में उपस्थित होते हैं, हमारे सामने प्रेजेंट होते हैं स्त्री और पुरुष के रूप में, ये भी कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है कि साहब स्त्री पुरुष के जो मादा जनन अंग हैं, नर जनन अंग हैं, तो मुख्य रूप से कौन कौन से जनन अंग होते हैं, ठीक है। ओवेरी का वर्क क्या होता है, ओवा का वर्क क्या होता है, टेस्टिस का वर्क क्या होता है, स्पर्म का वर्क क्या होता है, oogenesis की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है, किस प्रकार से इनका मिलन होता है, फर्टिलाइजेशन को डिटेल में पढ़ना है, किस प्रकार से
स्पर्म और ओवा मिलेंगे तो इनके मिलने की प्रक्रिया को डिटेल में पढ़ना है। इन सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर आए हैं। तो आज हम आपके सामने बताएंगे केवल और केवल नर जनन तंत्र के बारे में, और नर जनन तंत्र के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, उन सारी चीज़ों को लेकर इसमें पढ़ना है। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम नर जनन तंत्र, बहुत अच्छे से इसको रिपीट कर लेना। इसको जो भी मैंने पढ़ाया है इसको एक काम किया करो, ये रफ कॉपी बना लो, उस पर साइकिल की तरह बना लिया करो, और सब लोग अच्छे से उसको देखते रहोगे तो लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ने की, उसको रटने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अगर इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लोगे तब। देखते हैं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो बॉडी पहले सेल से है, सेल के बाद टिश्यू से, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम या फिर कह सकते हो सिस्टम, और सिस्टम के बाद बनी है बॉडी। तो सिस्टम जो है वो सिस्टम लगभग 7-8 सिस्टम है हमारी बॉडी में। उन 7-8 सिस्टमों में एक इम्पोर्टेंट सिस्टम माना जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसलिए इसको कहा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इससे आकर हमारी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। खैर ये छोटी सी बात है, आप लोग बहुत पहले पढ़ चुके हो उसको, 9th तो 11th भी पढ़ा हुआ है इसको, ठीक है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि जो पुरुष होता है या जो मेल होता है उसका सबसे इम्पोर्टेंट मेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले जो हमारे अंदर टेस्टिस होते हैं, टेस्टिस होते हैं। तो टेस्टिस की अगर हम बात करें, ठीक है, टेस्टिस की अगर हम बात करें बच्चों, तो टेस्टिस का हिंदी में कहा जाता है साहब ये है वृषण, ठीक है। इनकी विशेषताओं की अगर हम बात करें, जो टेस्टिस हैं इनकी विशेषताओं को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, पढ़ेंगे। तो जो टेस्टिस की पहली विशेषता है वो पहली विशेषता ये है कि ये बॉडी से बाहर होते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो आउट ऑफ बॉडी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ग्रामीण क्षेत्र के जो हम लोगों से मतलब जो है जनरली ये पूछ लेते हैं कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, यू आर ए ब्रिलियंट स्टूडेंट, बट आप इतना बता दीजिएगा, आप बायोलॉजी से हो, कि जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी से बाहर क्यों होते हैं, वृषण बॉडी से बाहर क्यों होते हैं। तो बच्चों आपने बता देना है कि बॉडी से बाहर इसलिए होते हैं क्योंकि इन्हें जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है जो बॉडी का टेम्परेचर है उस बॉडी के टेम्परेचर से लेस 2 डिग्री, अर्थात लेस 2 डिग्री का मतलब ये है 2 डिग्री कम टेम्परेचर होना चाहिए। जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री कम होना चाहिए, और उस 2 डिग्री कम टेम्परेचर पर ही क्या करेंगे, ये अपने अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाएंगे, अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे। अगर बॉडी का टेम्परेचर अधिक है और वातावरण का टेम्परेचर कम है तो ये बॉडी से बाहर आ जाते हैं। और आप देखते हो कि जब वातावरण का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो ये खिसक कर अंदर के लिए चले जाते हैं। इसलिए इनको कहा जाता है कि साहब ये कहाँ उपस्थित होते हैं, तो आउट ऑफ बॉडी या बॉडी के बाहर उपस्थित होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात की जाए तो इसकी संख्या की बात करी जाए तो इनकी जो संख्या होती है वो संख्या होती है इनकी 2 संख्या 2 होती है। अगली बात की जाए तो चारों तरफ इनके आवरण पाया जाता है, आवरण, उस आवरण की भी हम चर्चा करेंगे। आवरण पाया जाता है, ठीक है, संख्या 2 होती है, बॉडी से बाहर होते हैं, आवरण पाया जाता है। और इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है तो इम्पोर्टेंट वर्क इनका ये होता है स्पर्म का फॉर्मेशन करना, स्पर्म का फॉर्मेशन। इनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो है बच्चों स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्म का फॉर्मेशन करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्ट है इनके बारे में वो फैक्ट ये है कि इनको प्राइमरी रिप्रोडक्टिव
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कहा जाता है। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का मतलब होता है प्राथमिक जनन अंग कहा जाता है, या पुरुष का प्राथमिक जनन अंग इनको कहा जाता है। इस चीज के बारे में भी आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात हम करते हैं, टेस्टिस के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर अभी चर्चा की थी। तो जो दूसरा है ऑर्गन्स, उस दूसरे के बारे में बात करें। ये तो पहला रहा, इंपॉर्टेंट रहा। दूसरा है बच्चों स्क्रोटम। स्क्रोटम स्क्रोटम को क्या कहते हैं हिंदी में? स्क्रोटम को हिंदी में कहते हैं बच्चों वृषण कोश। वृषण कोश, कोश का मतलब आप सब जानते हो कमरा, छीक या कोष्ठक। और वृषण का मतलब आप जानते ही हो कि यहाँ साहब यहाँ पर वृषण है ही, या इसको मतलब जो है टेस्टिस है। तो कहा जा सकता है कि साहब वृषण का कमरा। और कमरा कहाँ क्या होता है? जहाँ पर कोई लोग रहता है, जहाँ पर कोई व्यक्ति रहता है, प्रेजेंट रहता है, अपनी लाइफ को इंश्योर करता है, या कोई भी वर्क कमरे में रहकर करता है, तो उसको कह देते हैं कि वह कोष, वह कमरा। और उस कमरे में कौन रह रहा है? वृषण रह रहे हैं, तो इसलिए कहा, इसको कहा जाता है वृषण कोष। ठीक है, वृषण कोष क्या है? इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से होती है बच्चों, इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहती है, और इस स्ट्रक्चर के अंदर ही इस प्रकार से टेस्टिस उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार से जो है टेस्टिस उपस्थित रहते हैं वृषण कोश के अंदर। तो ये जो बाहर वाली लेयर है, इस बाहर वाली लेयर को ही कहा जाता है वृषण कोश। और ये जो अंडे जैसी संरचना दिखाई दे रही है, गोल गोल राउंडेड, अंडाकार भी कह सकते हो इनको, तो इन्हें कहते हैं हम वृषण, इन्हें कहते हैं वृषण। आगे स्ट्रक्चर में आप लोगों को ये सारी चीजों को समझाने जाऊंगा। ठीक है, वृषण कहते हैं। अब इसके पश्चात क्या आती है साहब? तो इसका जो वर्क है, अगर इसके वर्क की बात करें तो इसका वर्क एक ही है कि एक तो है टेम्परेचर को रेगुलेट करना, बताएगा ये कि बाहर का टेम्परेचर कैसा है। दूसरा क्या है? दूसरा इनका वर्क ये है कि ये क्या करेंगी? सिक्योरिटी प्रदान करेंगी। ये क्या करेंगी? सिक्योरिटी प्रदान करेंगी। ठीक है, और एक चीज आपको बता दिया जाए कि इनके ऊपर छोटे छोटे रोम उगे रहते हैं। ये रोम ही ये बाल होते हैं एक प्रकार के। ठीक है, और ये नेचुरली हमारी बॉडी पर उपस्थित रहते हैं। तो ह्यूमन की पूरी बॉडी पर ये उपस्थित रहते हैं। अगर मेल है तो मेल की पूरी बॉडी पर नॉर्मल ये रहते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से कहा जा सकता है कि जब हम आदिमानव हुआ करते थे, तो जब आदिमानव हुआ करते थे तो उस आदिमानव होने के प्रेजेंट में ये हमारे एक प्रकार के अवशेष हैं, या अवशेषी अंग के रूप में बॉडी पर हैं। और धीरे धीरे ये जो बाल शेष रह गए हैं, ये भी धीरे धीरे विलुप्त हो जाएंगे। ठीक है भैया, स्क्रोटम के बारे में हमने देख लिया। अब स्क्रोटम के पश्चात हमारी तीसरी स्ट्रक्चर आती है। तीसरी स्ट्रक्चर आती है बच्चों एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस, डिडाइमिस। स्पेलिंग कहीं पर मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा, बता दीजिएगा क्या है। ये तीसरी स्ट्रक्चर है एपिडिडाइमिस। इसको हिंदी में कहा जाता है अधिवृषण। अधिवृषण अधिवृषण, अधि का मतलब होता है आधा, आधा। ठीक है, या फिर कह सकते हो इनको ये भी कह सकते हैं आधा ना कर करके, ये भी ऐसे भी कह सकता है, ऊपर भी कह सकते हो साहब। और वृषण का मतलब होता है वृषण अर्थात ऐसी संरचना जो किसके ऊपर हो? वृषण के ऊपर हो। ठीक है, तो ये वृषण के ऊपर जैसे मान लो इस प्रकार से, अगर स्क्रोटम है, इसके अंदर टेस्टिस उपस्थित हैं, तो इन टेस्टिस के ऊपर इस प्रकार से कैप लाइक स्ट्रक्चर ये रहती है, इस प्रकार स्ट्रक्चर रहती हैं। तो इनकी जो संख्या होती है वो संख्या 2 होती है, और इनको ही कह दिया जाता है कि भैया यही है एपिडिडाइमिस। ठीक है, इनका वर्ग क्या होता है कि जब शुक्राणुओं का फॉर्मेशन हो जाता है, स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, तो ये स्पर्म को क्या करते हैं? संग्रहित करते हैं। क्या करते हैं? स्पर्म को संग्रहित करते हैं, या फिर स्पर्म को करते हैं स्टोर। स्पर्म को स्टोर करने का वर्क होता है इनका, और स्टोर करने के पश्चात यहीं से नलिका निकलती है, ऊपर चले जाते हैं।
कोई बात नहीं। इसके पश्चात हमारी कुछ और नलिकाएं आती, कुछ और स्ट्रक्चर्स आती हैं, हमें उनके बारे में देखना है। और स्ट्रक्चर्स आती हैं, उनके बारे में भी हमें चर्चा करनी है। इसके पश्चात अगर हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करें तो एक हमारी आती हैं बेस इफ्रेंसिया। बेस इफ्रेंसिया आती हैं, ठीक है, इफ्रेंसिया आती हैं, सुना नहीं होगा, हो सकता है मैंने बता दिया हो। बेस इफ्रेंसिया आती हैं। इन बेस इफ्रेंसिया की बात करें तो 10 से 20 संख्या मानी जाती है इनकी, शायद 10 से 20 संख्या मानी जाती है टेस्टिस के अंदर। और इन जिनका जो वर्क होता है, वर्क ये होता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन करना, स्पर्म का फॉर्मेशन करना भी, मतलब स्पर्म के एक प्रकार से स्पर्म के फॉर्मेशन में या फिर स्पर्म के ट्रांसफर में इनका वर्क होता है। इसके फॉर्मेशन में या फिर इसके ट्रांसफर में इनका होता है उपयोग, इनका वर्क होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होते, इसलिए इसको मोस्टली नहीं पढ़ाया जाता है और कुछ लोग पढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं। इसके पश्चात हमारी बहुत इंपॉर्टेंट संरचना आती है, एक आती है हमारी बेस डिफरेंस। बेस डिफरेंस कह सकते हो उसको। बेस डिफरेंस की बात करें तो इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी, शुक्रवाहिनी। शुक्र का मतलब हो जाएगा यहाँ पर शुक्राणुओं का, शुक्राणु, और वाहिनी का मतलब हो जाता है नलिका, अर्थात ऐसी नलिका जिसमें शुक्राणु बहते हो, अर्थात ऐसी नलिका जिसमें शुक्राणु बहते हो उसको कह दिया जाएगा शुक्रवाहिनी। संख्या इनकी 2 होती है, ठीक है। वर्क होता है इनका टेस्टिस से, टेस्टिस जो है उस टेस्टिस से उसमें स्पर्म बने हुए हैं, तो इन स्पर्म को कहाँ लेकर जाएंगे साहब, शुक्राशय में लेकर जाएंगे, शुक्राशय में लेकर जाएंगे। ठीक है, तो ये इनका वर्क होता है। सारी चीज़ों की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। कुछ अंग ऐसे रह गए हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे बेटा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट कल।